हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हमने शुरू किया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 है आज उसका। तो चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1 आप अगर आप देख लें तो वो डील करता है ग्रुप 1 की एलिमेंट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को। तो जो लेक्चर नंबर 2 है 9.2 वो डील कर रहा है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। और आपको पता ही है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं हेलोजेंस। और हेलोजेंस क्यों बोलते हैं वो भी उसका जवाब इन्होंने आगे दिया हुआ है, तो हम वो भी पढ़ के आएंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 8 से लिंक करता है, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी। तो चैप्टर नंबर 8 अगर आपने पढ़ा है ना तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ना आपके लिए कोई भी मसले की बात नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब हम बगैर टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। और थोड़ी बहुत जो बातें इन्होंने बताएंगे पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स फॉर्म में, और काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं। ध्यान से लेक्चर सुनना है और लेक्चर के एंड पर मैं क्वेश्चंस भी बनवाऊंगा कि क्वेश्चंस आपको किस किस तरह इसमें आ सकते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं लोगे आपको इनके आंसर्स याद नहीं होंगे, हरगिज याद नहीं होंगे। भूल जाओगे, याद भी करोगे तो भूल जाओगे, जितनी अच्छी मेमोरी आपकी होगी। बस ईमानदारी से लेक्चर सुनो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना मेरा काम है। स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर्स को। हम पढ़े हैं ग्रुप 17 को, और एक नजर हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप नंबर 17 हमारा ये है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेलोजेंस। हेलोजेंस का पहला मेंबर है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अप टू सो ऑन जाए नीचे। ठीक है, यहां तक ये हेलोजेंस ग्रुप 17 के मेंबर्स। और हेलोजेंस क्यों कहते हैं वो आगे जाके बताएगा कि हेलोजेंस इसका नाम क्यों पड़ा। ग्रुप 17 के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 17 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 7 होंगे। ये बातें भी चैप्टर नंबर 8 में बता चुका हूं मैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? खुद ही सोचो, एटम को स्टेबिलिटी के लिए, अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा फुलफिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। हेलोजेंस के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रिमेनिंग कमी कितने की है? आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट भी आगे काम आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि हेलोजेंस ग्रुप 17 के जो मेंबर्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी NS2 NP5। ठीक है, S के अंदर 2 और P के अंदर 5। और ये NS2 NP5 कहां से आ गया? इस चीज के लिए तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्यों परेशान नहीं होंगे? क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 8 मुझसे पढ़ा हुआ है तो उसका लेक्चर नंबर 2 वहां पर मैं आपको सब बता के आ चुका था, ये N का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम जाया नहीं कर सकते, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 वहां पर जाके आप बात समझ के आ सकते हो। बुक ने जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है गलत। N2S5 ये गलत लिखा है, ऐसे नहीं होता ये। ठीक है ना, तो आपने इसको काट देना है और ये लिखना है NS2 NP5। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखो ना तो कोई ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताओ, ये नहीं आएगा क्वेश्चन इसमें से इस तरह। अब ना भी लिखो कोई मसले की बात नहीं है, आपने जस्ट बता देना है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की कमी है तो ये एक किसी और एलिमेंट से अपने अंदर पकड़ लेते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रुप 1 से रिएक्ट करें चाहे वो ग्रुप 2 से रिएक्ट करें। अगर ग्रुप 1 से करेंगे तो डायरेक्ट अपने साथ रिएक्ट कर लेंगे और आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 के किसी मेंबर से पकड़ लेंगे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। और ये हैं नॉन मेटल्स, ये हैं नॉन मेटल्स। हमने इससे पहले पढ़ा था ग्रुप 1 लेक्चर नंबर 1 में इसी चैप्टर के। तो ग्रुप 1 जो है वो मेटल्स है और ये वाले जो हैं ग्रुप 17 वाले ये नॉन मेटल्स हैं। बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एन एनाइन। अब हम इनको नॉन मेटल्स क्यों कह रहे हैं? अगर आप जनरल डेफिनेशन देखो ना मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो मेटल्स की डेफिनेशन ये होती है कि वो एलिमेंट्स जिनके पास कैपेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो वो मेटल्स है। देख लो कितने मजे की डेफिनेशन है केमिस्ट्री की जुबान में ये। हम आम रूटीन में सोच भी नहीं सकते कि हम कहेंगे यार जो सॉलिड चीज होगी जो मजबूत होगी वो मेटल होगा ना। केमिस्ट्री कहती है कि मेटल वो चीज है जिसके पास कैपेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन करने की। और नॉन मेटल केमिस्ट्री की जुबान में डेफिनेशन हमें ये कहती है कि नॉन मेटल वो चीज है जिसके पास कैपेबिलिटी हो, सलाहियत हो, टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और उसके ऊपर फिर आ जाए नेगेटिव का चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर उसको हम बोलेंगे एनाइन। कैटाइन एनाइन से तो आप वाकिफ हो गए छोटी क्लासों से ही। अब ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक। अब डायटोमिक क्या भला है? देखो, डायटोमिक, डाई मींस दो, एटॉमिक एटम।
अब ये किस तरह अरेंज होते हैं अपने आप को, किस तरह अपने आप को रखते हैं, वो रखते हैं अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में कहीं पर भी आप ना एक अकेला एफ नहीं देखोगे, अकेला सीएल नहीं देखोगे, आप हमेशा F2 देखोगे, Cl2 देखोगे, Br2 देखोगे। तो ये देखो मैंने टू टू लगाए, इट मीन्स कि Br दो एटम्स आपस में अरेंज हुए और इन्होंने अपना एक मॉलिक्यूल बना लिया। इसी तरह क्लोरीन के दो एटम्स अरेंज हुए हैं तो इसने क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लिया, फ्लोरीन दो अरेंज हुए हैं तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बन गया। अब हो जाएगी बात याद कि डायटोमिक, डाई का मतलब होता है दो, एटॉमिक दो एटम्स मिलेंगे और क्या बना लेंगे, ये एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो हमेशा हेलोजेंस आपको दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ टू, F2Cl2Br2, अकेले FClBr की फॉर्म में कभी भी नहीं दिख सकते। ये तो हो गया हमारे पास इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में बिठाते जाओ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बात, कोई लाइन मिस ना हो जाए यहाँ से। अब अगली बात की तरफ आते हैं। अब तो हमने ये तीन चार बातें पढ़ ली हैं, अब अगली बात की तरफ आते हैं। अगली बात ये कह रही है जो कि हम ग्रुप 1 में भी पढ़ के आए हैं, सबका यही रूल है कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उसके साइज बड़े होते जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप आएंगे तो अटोमिक रेडियस बड़ा होता जा रहा है, अटोमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। अब एक जेन में आपके सवाल आएगा कि ग्रुप 1 में तो हमने पढ़ा था, ये बात तो हमने पढ़ी थी कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमने वहां पर ये बात पढ़ी थी कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है ग्रुप 1 के मेंबर्स का। लेकिन यहां पर ये ग्रुप 17 के मेंबर्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों कर रहा है भाई, उल्टा काम क्यों हो रहा है ये, जब रेडियस तो दोनों के इस तरह ही डील कर रहे थे, ऊपर से लेके नीचे आए तो रेडियस तो इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक रेडियस। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वहां पर डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब आगे दिया इसने। कहता है दिस इज बिकॉज द एटम्स गेट लार्जर एज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह हम ऊपर से लेके नीचे आ रहे हैं तो एटम का साइज हमारा बड़ा होता जा रहा है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों हो रहे हैं, इस बात का मतलब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। As a result, the molecules which are formed from these atoms will attract each other with a stronger force. This is the reason why the melting and boiling point। ये लाइन जो लिखी हुई है ना, इस तरह आसानी से जो है ना समझ नहीं आने वाली, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बड़े आसानी से और बहुत डीप कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा वो कैसे, ये जो है ना ग्रुप 17 ये होते हैं नॉन मेटल्स, ये आपस में रह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ये बात, जब कोई भी चीज मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह रही होती है तो वो, जैसे Br2 है ना, तो Br और Br जब आपस में मिलेंगे ना तो वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो कोई केमिकल बॉन्ड यानी कि वो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं बना रहे वो असल में अपने साथ ये कर रहे हैं कि Br दूसरे Br से इस तरह जुड़ा हुआ है कि इसके दरमियान में जो जिसने इसको जोड़ के रखा हुआ है वो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। चैप्टर नंबर 3 अगर आप याद करो इसी बुक का, तो वहां पर मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे लेक्चर दिया हुआ है। तो इसीलिए वहां पर जो वहां पर ग्रुप 1 में हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड था एटम्स टू एटम्स, ठीक है। यहां पर ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनके दरमियान में क्या है, इनके दरमियान में है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करती हैं साइज ऑफ एटम पे। जैसे ही एटम का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है। तो यही बात अब आप इसको इस तरह ध्यान में रख सकते हो। उसके केस में, ग्रुप 1 के केस में और ग्रुप 17 के केस में ऑपोजिट काम इसलिए है क्योंकि वहां पर एटम टू एटम इंटरेक्शन होती है, एटम टू एटम जुड़े होते हैं मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं थ्रू किसके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करती हैं साइज ऑफ एटम पे, जैसे ही एटम का साइज इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इंक्रीज होंगी। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए इनके दरमियान में इनके दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ओके, आगे मिसाल से समझाया हुआ, कहता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन्स आर हायर देन दोज ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप में ऊपर हैं, इनके साइजेस छोटे हैं, इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वीक हैं। इसके मुकाबले में
ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं वो ग्रुप में नीचे हैं, उनके साइजेस बड़े हैं एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन। जब ब्रोमीन एंड आयोडीन की इंटरमोलिक साइजेस बड़े हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी स्ट्रांग है। इसी बुनियाद पर इनकी फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाइयर हैं, ज्यादा हैं। तो क्या ख्याल है, आ रही है बात समझ? यहां तक उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 1 में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो अभी मैं थोड़ी देर तक आपको बताऊंगा जब हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा। लेक्चर जितना भी लंबा होता रहे कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना, ईमानदारी से सुननी है बातें सारी। तो जब आप ईमानदारी से सुनोगे ना सबको, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिस होगा। जब कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा तो फिर याद करने में भी कोई मसला नहीं होना। अब हम पढ़ते हैं जी अगला पैराग्राफ जो कि डील कर रहा है हैलोजेंस के, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा है और हैलोजेंस का रिएक्शंस बता रहा है कि हैलोजेंस, स्ट्रक्चर तो नहीं खैर बता रहा लेकिन ये रिएक्शन बता रहा है कि हैलोजन किन के साथ रिएक्ट करते हैं। हैलोजन रिएक्ट करते हैं अल्कली के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। अब अल्कली मेटल्स कौन से हैं? लेक्चर नंबर 1 ग्रुप 1 के मेंबर्स। अल्कलाइन अर्थ कौन से हैं? ग्रुप 2 के मेंबर्स। इनके साथ ये रिएक्ट करते हैं और जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमारे पास अल्कली मेटल है जिसका नाम है सोडियम Na, और हेलोजन का एक मेंबर हमारे पास है क्लोरीन Cl। तो वो जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं क्या? सॉल्ट बनाते हैं। तो हेलोजेंस का मतलब क्या हुआ, इनको हेलोजेंस क्यों कह रहे हैं उस बात का जवाब हमें यहाँ पर मिल गया। हेलोजेंस का मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो कि सॉल्ट बनाए। ठीक है, तो ये NaCl वो सॉल्ट है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और भी ग्रुप 1 के मेंबर्स जब ग्रुप 17 के मेंबर से रिएक्ट होंगे तो फिर वो सॉल्ट्स बनाएंगे, लेकिन वो सॉल्ट्स अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने NaCl के एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि NaCl हर बच्चे ने देखा होता है, बचपन से देखा होता है। ओके, तो ये ग्रुप 1 के मेंबर से रिएक्ट करते हैं और ग्रुप 2 के मेंबर से रिएक्ट करते हैं और ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं। ओके जी। अनलाइक मेटल्स, ये क्या है ग्रुप 17 वाले? नॉन मेटल्स। कहता है अनलाइक मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहा है कि रिएक्टिविटी जो है हैलोजेंस की ना वो डिक्रीज कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ग्रुप 1 में जो कि मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 वाले, वहां पर हमने पढ़ा था कि इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। जहां पर हम बात करेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। अब ये क्यों हो रहा है वो उसकी वजह बताई है इसने। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा एटम का साइज जो है वो देख लो यहाँ इंक्रीज हो रहा है। ये बात तो हमें पहले से ही याद थी। एंड द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम डिक्रीजेस मेकिंग देम लेस रिएक्टिव। इस लाइन का मतलब ये है क्योंकि ग्रुप 17 वाले इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे तो किस तरह, अगर ऊपर वाला मेंबर जो कि साइज में छोटा है इसके पास कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेगा? उसको फौरन से एक्सेप्ट कर लेगा। इसकी रिएक्टिविटी यानी कि ज्यादा हुई। अब इसकी वजह क्या है, इसके पीछे वजह देखो बस क्या है। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ना इसका काम है आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको अपनी तरफ खींचना। जब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा, फर्स्ट करो ग्रुप 1 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ग्रुप 17 के पास, तो न्यूक्लियस जो है बड़े साइज के एटम्स में वो आउटर मोस्ट शेल से बहुत दूर है। तो जो न्यूक्लियस है उसने तो उसका काम ही यही है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो जब वो है ही दूर तो वो अपनी तरफ खींच किस तरह पाएगा? तो उसको खींचना अपनी तरफ मुश्किल हो जाएगा किसी दूसरे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। इसलिए हम कहते हैं कि छोटे साइज के जो होते हैं ना उसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड होता है तो छोटे साइज के जो एटम्स होंगे वो फौरन उनका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा और रिएक्टिविटी इस बुनियाद पे हम कहेंगे उसकी ज्यादा होगी। जैसे ही साइज बड़ा होता जा रहा है डाउन द ग्रुप तो हम कहेंगे कि रिएक्टिविटी उसकी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर कम हो रही है। अब वो कम क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल में जहां पर इलेक्ट्रॉन ने आके ऐड होना है, जहां जिस पे इलेक्ट्रॉन ने आके ऐड होना है, तो वो न्यूक्लियस उसके ऊपर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही नहीं पाएगा। लगाएगा लेकिन कम लगाएगा, क्यों? क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है। तो ठीक है ग्रुप, अगर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है वहां पर भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आया तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। ओके जी, ये बात भी आपको क्लियर होगी है। अब हम जिस तरह बात कर रहे थे ग्रुप 1 में मेटल्स के केस में हमने कहा था कि जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे साइज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। तो जैसे ही साइज इंक्रीज होगा न्यूक्लियस से फासला बढ़ जाएगा उसका, बढ़ जाएगा ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। तो इससे इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन हेलोजेंस में इलेक्ट्रॉन ने ऐड होना होता है,
तो ऐड होने के लिए ये जो न्यूक्लियस है इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी है, तो ये दूर है, तो इसलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा ज्यादा फोर्स से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, इसलिए यहाँ पर इसकी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अभी तक हमने इस पैराग्राफ के अंदर जो बातें पढ़ी हैं वो ये पढ़ी हैं कि हेलोजेंस का नाम हेलोजेंस क्यों पड़ा, और हेलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप किस तरह बिहेव करती है। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको यह समझाने में भी कामयाब हो गया हूँ। अब पढ़ते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये भाईजान दिखने में कैसे हैं। फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन गैस है, इस पेल येलो। पेल का मतलब होता है कि धीमी धीमी हल्की हल्की येलो, ठीक है। तो पेल येलो का मतलब ये हो गया जो कि फ्लोरीन है। फ्लोरीन की फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल स्टेटस क्या है उसका, कि वो है गैस, और वो किस कलर में है, वो पेल येलो है, हल्की सी जर्द रंग। अब हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन गैस है और वो येलोइश ग्रीन है, येलो कलर में होती है, येलो और ग्रीन का मिक्सचर होता है वो। ब्रोमीन रेड ब्राउन लिक्विड है, और ब्रोमीन रेड ब्राउन लिक्विड है, और इसके अंदर से फ्यूम्स यानी कि धुएं के टाइप्स की ना, बदबूदार सा आप कह लो कि धुआं सा इसके अंदर से निकल रहा होता है। तो ये ब्रोमीन की नेचर है। तो पढ़ लिया अब आपने क्या, फ्लोरीन जो ग्रुप में टॉप पे आ रहा है वो गैस है, उससे नीचे क्लोरीन है वो भी गैस है, उससे नीचे जो आ रहा है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, वो लिक्विड है। उससे नीचे जो आ रहा है वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ शाइनी ग्रे क्रिस्टल्स विच इजिली टर्न्स इनटू डार्क पर्पल वेपर्स व्हेन दे वार्म्ड अप। जब जैसे ही उसको हम आयोडीन को हीट अप करेंगे तो फिर वो डार्क पर्पल वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक हो गया बात आपको। अब ये फिजिकल नेचर पढ़ ली हमने फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। तो इस पैराग्राफ में हमें जो बातें पढ़नी थी वो हमने डील कर ली हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ डील करता है मेटल हैलाइड्स को। हैलाइड्स लफ्ज निकला है हैलोजन से, मेटल निकला है पता ही है आपको। खास तौर पे ग्रुप वन और ग्रुप टू भी मैं बात करके आया था ना ऊपर के, ग्रुप वन और ग्रुप टू के मेंबर्स होते हैं जो हैलोजन से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट्स बनाते हैं। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ तो उसको हम कहेंगे कि ये है मेटल हैलाइड। मेटल हैलाइड बनते हैं जब हैलोजन रिएक्ट करता है डायरेक्टली अल्कली से और अल्कलाइन अर्थ मेटल से, ग्रुप वन के मेंबर से और ग्रुप टू के मेंबर से। मेटल हैलाइड्स बिहेव यूजली एज आयनिक कंपाउंड। तो जब ग्रुप वन का मेंबर ग्रुप 17 के मेंबर से रिएक्ट करेगा, या ग्रुप टू का मेंबर ग्रुप 17 के मेंबर से रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आयनिक कंपाउंड। बेस्ट एग्जांपल है चैप्टर नंबर 3 में आयनिक बॉन्ड, जिसको हम NaCl पढ़ के आ चुके हैं बार बार। ग्रुप वन का मेंबर ग्रुप 17 का मेंबर जब ये आपस में मिले हैं तो इन्होंने बनाया क्या, आयोनिक बॉन्ड। तो इसको एज अ होल जर्नल नाम क्या देंगे, हम इसको बोलेंगे ये है मेटल हैलाइड। जब Na जो कि मेटल है ग्रुप वन का, वो रिएक्ट किया हुआ है एक हैलोजन के साथ। तो ठीक है, मेटल हैलाइड होगी बात क्लियर। नई टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। शायद आपने कभी इससे पहले इसका नाम नहीं सुना होगा, तो कोई बात नहीं है, अभी आप नाम सुन लो और इसको मैं आपको सिखा भी देता हूँ कि ये क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, गेन करना। एक टर्म होती है रिड्यूसिंग एजेंट, एक टर्म होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चार टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं हमने, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हो गई है बात क्लियर। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। Na, Na ने इलेक्ट्रॉन अपना दिया, किसको, Cl को दिया। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, ठीक है। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ओके हो ये बात। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी कि सोडियम जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक पूरे प्रोसेस का नाम है, और जो मेंबर इस प्रोसेस को करता है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट कर लो आप, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे कि ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज होने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और जो ये काम करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे क्या, रिडक्शन, और जो ये काम करेगा उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन
और रिड्यूसिंग एजेंट ये साथ साथ हैं, और रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये साथ साथ हैं। इस तरह आप थोड़ा सा रट्टा तो नहीं लगाना पड़ेगा, मैंने काफी समझा दिया है मेरा ख्याल से। जो कुछ समझाना चाहता था मैं आपको समझा पाया हूँ। तो ठीक है, चार टर्मिनोलॉजी भी आपको यहाँ पर समझ आ गई होंगी। अब कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ना साइमल्टेनियसली होती है। इस बात का मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही तो अगला पकड़ेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा तो ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होगा अवेलेबल तो फिर ही तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो ये प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन का। तो वो यहाँ पर यही बात कर रहा है। आगे ना एक बात और लिखी हुई है कि हेलोजेंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब हेलोजेंस की जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे हम रिलेट करेंगे इसके साइज को डाउन द ग्रुप। कैसे करेंगे? हमें पता है कि साइज डाउन द ग्रुप जो है इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है हेलोजेंस का। अब हेलोजेंस जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि उनके पास उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मींस कि उनके पास कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यही पढ़ के है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करने वाले हैं? ग्रुप 17 वाले। अगर हम NaCl का सिंपल NaCl का बॉन्ड बनाएं तो Na इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है और Cl इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो Cl इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके जी। अब डाउन द ग्रुप आ रहा है, कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ना वो डिक्रीज हो रही है इन द ग्रुप। जिस तरह Cl2 इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, Br2 की कम है, और I2 की, आयोडीन लिखा हुआ है ये, आयोडीन की और कम है। अब इस बात से आप क्या समझेंगे कि सी क्लोरीन जो कि ग्रुप में ऊपर है इसका साइज छोटा है। इसका साइज छोटा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जल्दी से आ जाएगा, जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन और आयोडीन जिनके साइज बड़े हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये क्लोरीन की निस्बत इलेक्ट्रॉन को कम पावर से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह आप इसको समझ सकते हो। ये किस तरह कम पावर से रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं ऊपर डिस्कस करके आ चुका हूँ। क्योंकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल से दूर होता है तो न्यूक्लियस इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही नहीं पाएगा। तो उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी आपको कि क्लोरीन उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहां पर ये लिखा हुआ है। ओ हो, काफी लंबा लेक्चर हो गया, पता नहीं कितने मिनट का हो गया होगा। जब रिकॉर्डिंग बंद करूंगा तो फिर ही पता लगेगा। अभी भी काफी चीजें, मुझे काफी नहीं थोड़ी चीजें पड़ी हैं। ओके जी, बोर नहीं होना बिल्कुल भी आपने, ठीक है। मैं फुल मोटिवेशन के साथ और फुल एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूँ, तो आपने भी ना इसी तरह ईमानदारी से इस सबको सुनना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएं। ओके जी। This fact gives a unique property to halogens when a halogen is having more oxidizing power displaces an ions। अच्छा जी, कितने मजे की बात आ गई है। अब सुनो जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक यहाँ पर आ गया है। अभी तक हम ये देख के आ चुके हैं कि जो ग्रुप में भाई साहब ऊपर होंगे ना, जैसे कि क्लोरीन ग्रुप में ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, आयोडीन और नीचे है। जो ग्रुप में ऊपर है वो, उसके पास ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये करेगा क्या? ये करेगा कि हमारे पास अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि आयनिक बॉन्डिंग से बना हुआ है, जैसे कि NaBr है। जब हमने NaBr, Br क्या है? Br वो एटम है, या वो कंपाउंड, वो आप कह लें कि मॉलिक्यूल है जो कि ग्रुप में नीचे है क्लोरीन से। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब क्लोरीन NaBr से रिएक्ट करेगा ना तो वो Br की छुट्टी करा देगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। इसकी बुनियाद पर जब वो किसी इस तरह के सॉल्ट से जो कि इसके ग्रुप में नीचे वाले मेंबर से बने होंगे, ब्रोमीन या आयोडीन से बने हुए होंगे, तो ये उनकी छुट्टी करा देगा और Na को अपने साथ पकड़ लेगा। देख लो यही हो रहा है। Cl की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है Br की निस्बत, तो इसने Br की छुट्टी करा दी और Na और Cl आपस में मिल गया, तो इन्होंने 2NaCl बना लिया। ठीक है, Cl2 थे ना, Na भी 2 थे, तो 2NaCl बन गया। और Br के साथ ये 2 है तो 2Br2 बन गया। दिस, अब पढ़ो इस लाइन को, दोबारा समझ आ जाएगी। दिस फैक्ट गिव्स अ यूनिक प्रॉपर्टी टू हेलोजेंस। हेलोजन की खुसूसियत देता है ये क्या? व्हेन अ हेलोजेंस हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, जब ऐसा हेलोजन जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, डिस्प्लेसिंग एन आयंस ऑफ एन अदर हेलोजेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो वो अपने से कम ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले कंपाउंड से उसका आयन को रिमूव करेगा, जैसे कि Br को रिमूव करेगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। अब अगली ही हम रिएक्शन देख लें उससे अगला, तो वो भी क्लोरीन का आयोडीन के साथ है। अब आप खुद रिलेट कर लो क्लोरीन और आयोडीन का रिलेशन। क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज्यादा है, आयोडीन की कम है। तो क्या ख्याल है, आयोडीन की छुट्टी होनी बनती है यहाँ पर? बिल्कुल बनती है। आयोडीन यहाँ से छुट्टी करेगा और Cl इसकी जगह ले लेगा।
ठीक है। जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी वो अपने से डाउन द ग्रुप जो उसका मेंबर होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी कम होगी उसको रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो यही रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। इस तरह ब्रोमीन और आयोडीन रिलेट हुए हैं यहाँ पर, तो उनका रिएक्शन भी आप देख सकते हो। समझाने की मुझे कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि आपने खुद देख लिया इसको अच्छे से। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कहता है कि हैलोजेंस जब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन से तो क्या होगा। तो बनाएंगे जी हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स, यहां पर आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है एक्स। एक्स हमेशा रिप्रेजेंट करता है हैलोजेंस को। हाइड्रोजन जब हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो ये इसका इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर मैं यहाँ H2 लिखता हूँ, यहाँ पर X2 की जगह मैं यहाँ पर Cl2 लिख देता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, 2HCl। ठीक है, तो ये 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है ये, लेकिन जर्नल नाम क्या है इसका, जर्नल नाम होगा ये हाइड्रोजन हैलाइड। तो एक्स से परेशान नहीं होना, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है हैलोजन। ओके, एक लाइन और लिखी हुई है, हाइड्रोजन हैलाइड्स बिहेव विद इन स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होते हैं वो जब पानी में जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। ये बात समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 2 3 लिया हुआ है तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं उनके लिए बताता चलूं मैं कि जो 2HCl है लिखा हुआ है ना, आप इसको सिर्फ HCl समझो। अगर जब इसको हम पानी में डिसोसिएट करवाऊंगा, जब पानी में रिएक्ट करवाऊंगा तो ये डिसोसिएट होगा, टूटेगा, तो ये जो H है ना ये अलग हो जाएगा। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको, अगर आपने फर्स्ट टाइम भी ये बात मेरी सुनी है तो आपको ये बात समझ आ गई होगी यहाँ पर। अच्छा बच्चों, आखिरी जो हमारे पास एक पैराग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं। वो डील कर रहा है हाइड्रोजन हैलाइड्स को, यानी कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा हैलोजेंस के साथ तो फिर वो जो बनाएगा प्रोडक्ट्स उसको, उसके मुताबिक ये डील कर रहा है। तो अब हम उसमें देखेंगे एक कॉन्सेप्ट। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो HF है, HCl है, HBr है, HI है, इनकी फिजिकल नेचर क्या है, यानी कि दिखने में ये कैसे होंगे। तो बता रहा है कि जो पहला ये जो है ना HF, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और बाकी जो अगले हाइड्रोजन हैलाइड्स है ना ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, यहाँ पर रीजन नहीं लिखी है, मैं रीजन बता देता हूँ। ये जो HF लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है और ये बाकी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना HF के अंदर होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 3 में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने पढ़ाया था आपको टॉपिक, वहां पर मैंने बताया था कि जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन जब वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो ये यहाँ पर जो बॉन्डिंग टाइप होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये बॉन्डिंग तो नहीं होती लेकिन खैर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो हम इसको लेकिन नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसलिए जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी जितने भी हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लिखा हुआ है बॉन्ड लेंथ का लिखा हुआ है। अब चूंकि हम ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारे एटम का साइज जो है ना वो बिगर 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 होता जाएगा। ठीक है, ये बात भी, जब साइज बिगर हो रहा है ना तो इसके दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन ये जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड की जो लेंथ है ना वो भी इंक्रीज करती जाएगी। डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। मिसाल के तौर पे HF की बॉन्ड लेंथ है ना वो इस तरह होगी, HCl की बॉन्ड लेंथ है ना वो इस तरह होगी। ठीक है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने के लिए ना आपको बेसिक लेवल पे आकर ये बॉन्ड की ना लेंथ शो करवा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह तो खैर नहीं शो होगी, लेकिन देखने के लिए, समझने के लिए हम इस तरह बना सकते हैं। और HBr का जो बॉन्ड होगा ना वो उसकी बॉन्ड लेंथ ना और बड़ी होगी। चलो, बजाहिर हमने जो कॉन्सेप्ट समझना था वो हमने समझ लिया कि हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है जिसकी बिना पर ये जो हाइड्रोजन हाइलाइड्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का नुकसान या फायदा क्या है, तो जी देख लो, होता ये है कि जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है ना तो हमारा ये जो हम ये जो बॉन्ड है यानी कि HCl या फिर HBr या फिर HI डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं, तो ये जो कंपाउंड है तो ये वीकर पे वीकर, कमजोर पे कमजोर होता जाता है। ठीक है, जब बॉन्ड हमारा लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड जो है ना ये वीक होता जाता है, तो ये कंपाउंड है ना इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना वो डिक्रीज करते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये थर्मली स्टेबल नहीं होते, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, जितना बॉन्ड लंबा होता जाएगा उतना ही वो बॉन्ड वीक होता जाएगा, और जब बॉन्ड वीक होगा तो ये थर्मल स्टेबिलिटी भी इनकी डिक्रीज करती जाएगी।
यानी कि इसको हम हल्की सी भी हीट देंगे ना तो ये बॉन्ड जो है ना ये ब्रेक हो जाएगा और ये अपनी फिजिकल जो स्टेटस है ना इसका उसको वो चेंज कर लेगा। तो कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने बॉन्ड लेंथ समझा और हमने समझा कि जो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स है ना वो उनकी फिजिकल नेचर क्या होती है। यहाँ पर स्टार्ट में ऑल हैलाइड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स लिखो, ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स लिखो। ठीक है जी, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ते हैं हाउ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी है, पहले ये देख लो क्या कहता है। वाटर इन स्विमिंग पूल स्टेरिलाइज्ड विद क्लोरीन। कहता है जो स्विमिंग पूल्स होते हैं ना जहां पर आप लोग गर्मियों में जाके नहाते हो, वो जो है ना उनके अंदर क्लोरीन डालते हैं ताकि वो पानी साफ हो जाए। अब वो क्लोरीन पानी को साफ किस तरह करता है, ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ डू हैलोजन रिएक्ट्स विद वाटर, तो इसके अंदर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। और अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये लिखा हुआ है मैंने, हैलोजन रिएक्ट करेगा। अच्छा, उसने कहा कि जितने भी हैलोजन्स है ना वो पानी से रिएक्ट किस तरह करते हैं, तो इसका आंसर अब हम देख लो क्या होगा कि हैलोजन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। हैलोजन स्लोली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। अमंग ऑल हैलोजन्स, तमाम हैलोजन्स को हम देख लें, उसमें से क्लोरीन सबसे बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करता है पानी के साथ। ठीक है, क्लोरीन कर रहा है ना रिएक्ट। अभी वो जो पॉइंट बढ़ गया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला, वही जिक्र आ रहा है यहाँ पर अब। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर इट मेक्स टू एसिड। जब क्लोरीन पानी से रिएक्ट करेगा तो दो एसिड बनाएगा, HCl और HClO, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। दीज एसिड्स मेक वाटर स्लाइटली एसिडिक। अब ये पानी को ना, ये जो एसिड बन रहे हैं ना, ये पानी के अंदर डालते हैं ना जब हम, तो नहीं, एक्चुअली क्लोरीन जब पानी से रिएक्ट होता है और ये पानी के अंदर ही सारा काम हो रहा है, तो ये पानी की जो पीएच है ना उसको एसिडिक बना देता है। जब पानी स्लाइटली एसिडिक बनेगा तो फिर जितने भी जरासीम होंगे ना पानी के अंदर उनको ये मारेगा। तो वो कह रहे हैं ना कि पानी को साफ किस तरह करते हैं स्विमिंग पूल में, तो हम क्लोरीन डाल देते हैं। तो बस ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट करेगा पानी के साथ और फिर वो HCl बना लेगा और साथ में HClO बना लेगा, जिसकी बिना पर ये पानी की सफाई हो जाती है। अब रिएक्शन क्या है कि क्लोरीन और पानी लिखा है यहाँ पर, और एक HCl बन गया, एक HClO बन गया। ये H2 थे ना, दो हाइड्रोजन थे और Cl भी दो थे, तो एक हाइड्रोजन Cl, एक Cl से मिला तो HCl बन गया, और अगला हाइड्रोजन Cl से मिला और एक O भी रिमेनिंग था तो HClO बन गया। अदर हैलोजेंस जैसे कि ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर, वो भी पानी से रिएक्ट करते हैं, बट देयर रिएक्शन इज वीकर देन क्लोरीन। लेकिन इनका जो रिएक्शन होता है ना वो कमजोर होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब हमने ये सारा कुछ तो पढ़ लिया है, टॉपिक भी पूरा पढ़ लिया बिल्कुल, हाँ। अब हम ये क्या करते हैं, इसको रेस करते हैं, यहाँ पर जितना भी गंद मचा हुआ है इसको रेस करने के बाद हम करेंगे एक नेकी का काम, और वो ये होगा कि इसके अंदर से बनाएंगे क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले जो है ना हमने क्वेश्चन जो बनाना है ना वो बनाना ये है कि व्हाट आर हैलोजेंस। व्हाट आर हैलोजेंस, हैलोजेंस क्या होते हैं। तो हम कहेंगे ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजन, आर कॉल्ड हैलोजेंस। एक पॉइंट ये हो जाएगा, और एक पॉइंट हम यहां से लिखेंगे कि हैलोजेंस मींस सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। हैलोजन मींस सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ये आपको पूछा जाए ना कि व्हाट आर हैलोजेंस, तो आपने ये दोनों पॉइंट लिखने हैं कि हैलोजन मींस सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स और ऑल द ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजेंस। पहला तो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो हो गया ये। अच्छा जी, और हम और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ साथ। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर आ जाओ कि हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या है, तो हम यहां से लिखेंगे द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन इन द ग्रुप। ये सारी बातें आपने लिखनी है और यहां तक लिखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कि क्या डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। यहां पर आ जाओ, यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन बनेगा, डिस्कस द फिजिकल नेचर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की फिजिकल नेचर क्या है, डिस्कस द फिजिकल नेचर ऑफ हैलोजेंस। तो यहां से लेकर यहां तक आप ये इसका आंसर लिख सकते हो। एक क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट आर मेटल हैलाइड्स, के मेटल हैलाइड्स क्या होते हैं, तो ये उसका जवाब आपने दो लाइनें ये लिखनी है। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन भी यहाँ पर पढ़ा था ना कहीं पर हमने, ये रहा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताओ, तो यहां से लेकर आपने इसको यहां तक लिखना है। ये भी होगी ये बात क्लियर। यहां पर आ जाओ, यहां से लेकर यहां तक इसका क्वेश्चन हम ये बना सकते हैं कि आप कह लें कि क्या बना सकते हैं, हाँ, डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अमंग हैलोजन। ठीक है, डिस क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अमंग हैलोजन। तो ये आपने सारे के सारे यहां तक ये बातें लिखनी है। ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में। तो अब हाइड्रोजन हैलाइड में जाहिर सी बात है, हमने एक ही बात पढ़ी है कि बॉन्ड लेंथ के बारे में ज्यादा पढ़ा है हमने। एक बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा है हमने, और एक पढ़ा है हमने थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो दो तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है व्हाट हैपेंस टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर बॉन्ड लेंथ कह लो, इन द हाइड्रोजन हैलाइड्स डाउन द ग्रुप। और एक ये बन सकता है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और एक बन सकता है कि व्हाट हैपेंड टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन हाइड्रोजन हैलाइड्स डाउन द ग्रुप। तो ये आपने पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, ये सारे अलग अलग से शॉर्ट याद कर लोगे तो अगर लॉन्ग में भी आ गया तो आप लॉन्ग में सारी बातें कर सकते हो इसकी। ठीक है, बाकी जो चीजें मैंने छोड़ी हैं उसको आप छोड़ दो, बल्कि छोड़ो नहीं, यहाँ पर आओ कि ये लाइंस देखो सारी। वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई मेल्टिंग एंड नहीं, हाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इम्पैक्ट, या फिर आप ये कह सकते हो कि वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन हैलोजेंस। ठीक है, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं हैलोजेंस में तो वो इंक्रीज क्यों कर रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां तक देख लो, यहां से लेकर यहां तक ये सारी बातें भी याद कर लो। ठीक है, अब आप कहोगे कि सारा कुछ बता दिया, तो मैंने सिर्फ बताया कि क्वेश्चंस किस तरह बन सकते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कितना याद करना है। लेक्चर समझ आ गया तो याद करना तो कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने याद करना तो याद कर लो, नहीं याद करना तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ अब इसमें। तो बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को करना है लाइक, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अब हम लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, काफी लंबा लेक्चर हो गया। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डील करता है जो। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले। ठीक है, इनको जो डील करता है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके बारे में। तो अभी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।